जितना मैं कर सकता हूँ। और एक बात, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारा सामना करने के लिए नहीं किया था। चार्ली, जो दूर अपने सिंहासन पर बैठे राक्षस को देख रहा था, उस पर चिल्लाता है, मैंने ये सब तुम्हें हराने के लिए किया है, तुम मरोगे। और सुरुत्रा मुस्कुराने लगता है और कहता है, मुझे हराना? क्या लापरवाह और घमंडी बातें हैं। तुम कह सकोगे कि तुम पहले इंसान हो जो मेरे पास पहुंचा, क्योंकि किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा। चार्ली उस बकवास से तंग आ चुका है और राक्षस से कहता है कि वह अपनी पिछवाड़ा कुर्सी से उठाए और आकर उसका सामना करे। और राक्षस कहता है, पहले तुम्हें कंकालों का सामना करना होगा। चार्ली और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि राक्षस ने उससे लड़ने से इनकार कर दिया। इसलिए वह हैक की आंखें सक्रिय करता है और सभी कंकालों के बीच कूद जाता है ताकि वह एक साथ उन सभी का सामना कर सके। चार्ली तेज रफ्तार से हर दिशा में काटना शुरू करता है। जल्दी ही सिस्टम सूचित करता है कि उसका स्तर बढ़ गया है, लेकिन वह कंकालों को काटना बंद नहीं करता। यह सब बहुत तेजी से होता है। सिस्टम फिर सूचित करता है कि उसका स्तर बढ़ गया है। चार्ली देखता है कि यह सब उसके लिए बहुत आसान हो रहा है। हालांकि तेज रफ्तार के कारण उसे कंकालों के फटने का समय नहीं मिला। वह पीछे देखता है और देखता है कि आग का सागर उसकी ओर बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे एक के बाद एक धमाके हो रहे हों, क्योंकि उस इलाके में सब कुछ धमाकों से पूरी तरह नष्ट हो गया था। मुख्य पात्र ने हालात बिगड़ते देख जादुई निरस्तीकरण ढाल लगा ली, जो उन तमाम अंतहीन धमाकों को रोकने में कामयाब रही। हालांकि ढाल में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। चार्ली परवाह नहीं करता और फिर से बिना नाम वाली कंकालों की ओर बढ़ जाता है। और हर बार जब वह उन्हें काटता है तो एक क्रीप का धमाका उसके चेहरे पर होता है। ओह, मैं तो पागल हो गया हूँ। ये कोई खौफनाक बात नहीं है। वो विस्फोटक कंकाल है। वह जगह लगभग 600 डिग्री के करीब है और चार्ल्स पूरी तरह से आग में घिरा हुआ है। कुछ और कंकालों को मारने के बाद वह फिर से स्तर बढ़ा लेता है। चार्ल्स को कई गुणों में एक और अंक मिलता है और वह महसूस करता है कि उसका शरीर और मजबूत हो रहा है। चार्ल्स उस जगह के प्रभावों को महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे विस्फोटक कंकालों से लड़ते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ तक कि पायरोमैंसी का इस्तेमाल करने के बावजूद और उस सारी गर्मी का सामना करते हुए वह महसूस करने लगता है कि उसका शरीर गर्म हो रहा है। चार्ल्स देखता है कि उसकी रणनीति ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि हर बार जब वह किसी कंकाल को मारता है तो वह उसके चेहरे पर फट जाता है। विस्फोट ज्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। और हर बार जब वह उस अनलिखित को मारता है तो उसके चेहरे पर एक विस्फोट होता है। वह रुकता है और नई रणनीति के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि मना विस्फोट का इस्तेमाल करके वह सभी जीवों को दूर से मार सकता है। लेकिन दानवी कंकाल लगातार आते रहते हैं, इसलिए यह रणनीति ज्यादा समय तक कारगर नहीं होगी, क्योंकि इससे उसकी मना खत्म हो जाएगी। वह अपनी ढाल को देखता है और देखता है कि वह अब अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है और थोड़ी ही देर में टूट जाएगी। लेकिन चार को पता है कि यह तो पहले से ही उम्मीद थी, क्योंकि उसने 1000 से ज्यादा कंकालों को मारा है और उस ढाल पर 1000 से ज्यादा विस्फोट झेले हैं। तब वह सोचता है कि अब वह चीज करने का समय आ गया है। वह आगे बढ़ता है और अपनी सबसे खास स्किल, 5वीं कक्षा की स्किल इम्प्लिकांसिया एब्सोल्यूटा, पूर्ण शरारत का इस्तेमाल करना शुरू करता है। वह सिंहासन पर बैठे राक्षस की ओर देखता है और कहता है, ओ श्रुतृन्हा, ओह श्रुतृन्हा, अरे तू नीचे नहीं आएगा क्या? नीचे आ, खेल के मैदान में आ, इधर आ। यहाँ नीचे तो बस कमजोर लोग हैं, दिखा कि तू ही अकेला ताकतवर है, इधर आ। और राक्षस अपनी तलवार को और भी मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, ये वार जो तुम कर रहे हो वाकई असाधारण है। मैं सच में बहुत जिज्ञासु हूँ कि तुमने ये आइटम्स यहाँ ट्यूटोरियल में कैसे हासिल किए। और चार्ली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि कुछ आ रहा है और उसके सामने एक जबरदस्त विस्फोट होता है, जिससे एक झटके की लहर उठती है और सब कुछ बहुत दूर तक उड़ा ले जाती है। और हाँ, राक्षस 5वीं कक्षा की उकसावेबाजी में फंस गया। चार्ली राक्षस से कहता है कि उसे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वे लोग किसी पर भी टूट पड़ रहे हैं, वो भी ट्यूटोरियल में रहते हुए। और राक्षस कहता है, ये तो बस एक साधारण सज्जा है उन लोगों के लिए जो दी नहीं है। और वह अपनी विशाल जलती हुई तलवार नायक की ओर तानता है और कहता है, लेकिन तुम दी हो, क्या तुम्हारे पास वह काबिलियत है कि तुम इस विशाल टॉवर को चढ़ सको और एक रैंक बन सको? और राक्षस जिज्ञासु हो जाता है और चार्ली से पूछता है, तो क्या तुमने अपनी एसेंस किसी साथी को देकर बलिदान किया है? क्योंकि तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि जितनी चाहो उतनी एसेंस ले सकते हो। चार्ली कान खुजाता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें शिकार करने आया हूँ। और लोअर रैंक का राक्षस रुद्रा चार्ली पर हंसता है और कहता है, क्या तुम सच में बोल रहे थे? क्या सच में मुझे हराने का इरादा रखते हो? तो यह उचित है कि मैं तुम्हारा सामना करूं। और बॉस अपनी जलती हुई तलवार उठाकर एक शक्तिशाली वार करने की तैयारी करता है, लेकिन चार्ली हिलता भी नहीं है और उस जबरदस्त वार को झेलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर प्रचुर मात्रा में ज्वलनशील क्यूई है। और वह विशालकाय प्रोटोटाइप पर वार करता है, लेकिन वह अपनी ढाल से बचाव करता है। और चार्ली जब पहला वार झेलता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वह उस बॉस को हरा देगा। हालांकि प्रोटोगोनिस्ट की ढाल पहले ही हजारों विस्फोट झेल चुकी थी और वह उस जबरदस्त हमले को सहन नहीं कर पाती और उसके अंत के स्पष्ट संकेत देने लगती है। उस भारी दबाव को झेलने के बाद प्रोटोगोनिस्ट की ढाल चकनाचूर हो जाती है और चार्ली बॉस की जलती तलवार के सामने खुला रह जाता है। तभी उसे बंदर राजा की बात याद आती है और यिनकोंग चार्ली से पूछता है कि क्या वह जानना चाहता है कि उसने वे आंखें कैसे पाई। जब चार्ली सोचता है बॉस तलवार की शक्ति का उपयोग कर और भी अधिक प्रबल ज्वलनशील शक्ति का वार करता है, जो 3000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक गर्म होती है। और अतीत की याद में यिनकोंग की बात जारी रहती है, जिसमें वह कहता है कि उन आंखों को पाने के लिए एक विशेष तरीका है। और वह समझाता है कि असल में भले ही वह ताकतवर था, वह तीसरे ट्यूटोरियल में असफल हो गया था। वह कहता है कि वह उन छोटे जीवों को हरा सकता था, लेकिन कुछ परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से वह असफल हो गया। और बंदर नहीं बताना चाहता क्या हुआ था। शायद वह सो गया था, मुझे यकीन है वह पूरा ट्यूटोरियल सोता रहा। चार्ल्स यिनकोंग से पूछता है कि वह असफल क्यों हुआ। वह कहता है, मैं नहीं बताऊंगा, महत्वपूर्ण ये है उसके बाद क्या हुआ। बंदर चार्ली से पूछता है, क्या वह जानता है विनाश क्या है, जो तीसरे ट्यूटोरियल में असफल होने वालों के लिए आता। चार्ल्स कहते हैं, नहीं। वह कहता है कि वह बस पास हो गया और उसे नहीं पता कि क्या हुआ था। और यिनकोंग उससे कहता है कि ध्यान से सुने, क्योंकि अगले कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं, ताकि वह उसकी सबसे बेहतरीन स्किल हासिल कर सके। चार्ल्स पूछता है, क्या आप अपनी आंखों की बात कर रहे हैं? और यिनकोंग कहता है, बिल्कुल, है ना, ये मेरी सबसे बेहतरीन स्किल है।
इसी दौरान वर्तमान में विशाल राक्षस बहुत हैरान होता है और वह उस पूरी टूटी फूटी जमीन को देखकर सोचता है कि चार्ली ने बचाव क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझकर खुद को चोट लगने दी। और वह सोचता रहता है और खुद से सवाल करता है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अचानक वह उस मलबे के ढेर को देखने लगता है और मलबा हिलने लगता है और उस मलबे से गर्मी की एक आभा निकलने लगती है। उसे लगा था कि उसने प्रोटा को मार डाला है, लेकिन प्रोटा उस मलबे से बाहर निकलता है और सुत्रा के सामने फिर से खड़ा होने लगता है। प्रोटा, जो दिखने में थोड़ा झुलसा हुआ लगता है, अपने मुंह से गर्मी की लहर छोड़ने लगता है और सुत्रा से कहता है कि उसे लगा था कि वह इतनी भयंकर गर्मी की वजह से मर जाएगा। और चार्ले बहुत हैरान रह जाता है क्योंकि वह कमबख्त प्रतिस्पर्धी यिंग कॉन्ग उसके साथ सैकड़ों बार लड़ चुका है और उन अनगिनत लड़ाइयों में वह उसे केवल कुछ ही बार हरा पाया है। और चार्ली सोचता है कि कुछ कारण थे जिनकी वजह से वह बहुत ताकतवर हो गया, और उनमें से एक है रुजिनको, वह स्वर्गीय डंडा जो वह अपने साथ रखता है क्योंकि वह अनंत रूप से फैल सकता है। और प्रोटा को याद आता है कि यिंग कॉन्ग के पास निम्बस एरियल है। यह निम्बस पहली बादल है। ये बिजली गिराने और अविश्वसनीय गति से अंतरिक्ष के छोर तक पहुंचने में सक्षम है। और चार्ल्स आगे याद करते हुए हमें समझाते हैं कि यिंग कॉन्ग की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है उसकी अनंत जादुई शक्ति, जो उसे स्वर्गीय नाशपाती के बगीचे में अमृता की सारी नाशपातियां खाने के बाद मिली थी। और ये नाशपातियां स्वर्गीय राज्य का खजाना है और इन्होंने यिंग कॉन्ग को अनंत जादुई शक्ति दे दी। लेकिन यिंग कॉन्ग का सामना करना इतना मुश्किल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यिन प्रोटा की आंखें चमकने लगती हैं और सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने बंदर की आंखों के लिए गुप्त शर्त पूरी कर ली है। तो अब ये आंखें विकसित होंगी और इस तरह बंदर की आंखें ग्रे आंखों में बदल गईं। ये आंख तो एक हैक है, समझे? ये आंख हैक है क्योंकि ये अच्छाई और बुराई में फर्क कर सकती है, ये सच और झूठ के बीच अंतर कर सकती है। साथ ही इसकी दक्षता भी बढ़ सकती है, जिससे यह और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और इन आंखों का एक अतिरिक्त प्रभाव भी है क्योंकि इनमें आग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है और ये संवेदी क्षमता को भी बढ़ाती है। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये आंखें युद्ध की भविष्यवाणी भी कर सकती हैं, यानी एक ऐसा हैक जो बता देता है कि दुश्मन कहाँ हमला करेगा, और इस तरह आपको पहले से चेतावनी मिल जाती है कि प्रोटोगोनिस्ट को ग्रे आंखें मिल गई हैं। चार्ली ने राहत की सांस ली क्योंकि वह बच गया, और उस कपड़े के बावजूद उसे बहुत गर्मी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वह जिंदा जल रहा हो। वह सोचने लगता है कि कियोंग ने उसे क्या कहा था, क्योंकि कियोंग ने वह सब कुछ बिना किसी उपकरण के सहन कर लिया था, और चार्ली ने कहा कि वुकोंग का शरीर निश्चित रूप से तर्क को चुनौती देता है। ये सब देखते हुए चार्ल्स को एहसास होता है कि कुछ अलग है, और वह कहता है, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? चार्ल्स कोई जवाब नहीं देता। वह अपना इन्वेंट्री खोलता है और बर्फ का क्रिस्टल और आटो की स्टील तलवार निकालने लगता है, और वह सोचता है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब वह उस बंदर जैसे बेवकूफ का सम्मान करेगा, क्योंकि बिना किसी उपकरण के इस राक्षस की गर्मी को सहना वाकई सम्मान के काबिल है। और चार्ली उन आंखों के लिए राक्षस सुरुत्रा का धन्यवाद करता है। और अब लड़ाई की मुद्रा और नायक जैसी पोज में आकर वह सुरुत्रा से कहता है कि उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब शिकार का समय है। और राक्षस उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है, कितना हास्यास्पद। तुम क्या सोचते हो कि इस शरीर के साथ इस दयनीय हालत में तुम क्या कर सकते हो? और चार्ली कहता है कि ये हालत कुछ भी नहीं है, और एक साथ 2 बर्फ के क्रिस्टल खा जाता है। और इसी तरह नायक के शरीर का तापमान काफी हद तक कम होने लगता है, और सुरुत्रा हैरान होकर नायक को देखता है जो पूरी तरह से जला हुआ था और अब अपनी जलन की स्थिति को बेअसर करने में सक्षम है। और इस तरह नायक को एक और शक्ति मिल जाती है क्योंकि बर्फ का गुण अब उसकी जादुई शक्ति में जुड़ गया है। नायक, जो अब तक खड़ा होकर दैत्य के हमले को झेल रहा था, यह महसूस करता है कि बर्फ के क्रिस्टल खाने के बाद उसके चारों ओर की गर्मी अचानक गायब हो गई है। और चार्ल्स अपने पैर जमीन में गाड़कर हमला करने की तैयारी करता है क्योंकि असल में उसका शरीर जम रहा है और वह वहां खड़ा नहीं रह सकता। वह उस बॉस की ओर बढ़ता है जो आग की लपटों में घिरा हुआ है। दैत्य नायक की ओर तलवार से वार करने लगता है और वह सोचता है कि निश्चित रूप से सुरुत्रा इसे बहुत अच्छी तरह समझता है, क्योंकि चार्ली के पूरे शरीर को ढकने वाली आभा उस आग का बिल्कुल विपरीत है जो राक्षस के शरीर को ढक रही है। सुरुत्रा की विशाल तलवार पूरी ताकत से चार्ली पर वार करती है, लेकिन वह खुद को बचाने और मुकाबला करने में सफल रहता है। और वहां उस जगह पर 2 विपरीत तत्वों के टकराव से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, और पायरोमैंसी का चोगा सुरुत्रा की विनाशकारी लपटों का सामना करता है। और इसी तरह पायरोमैंसी का हैक चोगा आग के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेता है। लेकिन हैक यही नहीं रुकता। बंदर की आंखें जो अब ग्रे हो चुकी हैं, वे भी सुरुत्रा की विनाशकारी लपटों का सामना करती हैं। क्या मैंने सूत्र कहा था? कामसूत्र नहीं, सुरुत्रा। और हैक की आंखें भी विनाश की लपटों को अवशोषित कर लेती हैं, और इस तरह प्रोटा के शरीर का तापमान तेजी से कम हो जाता है और प्रोटा जलने की स्थिति का सामना कर पाता है, क्योंकि वह विशाल तलवार जिसने पहले उसे इतना जला दिया था कि उसे लगा था कि वह मर जाएगा, अब उतना असर नहीं कर रही है, क्योंकि उसके पास 2 हैक्स हैं जो गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं। और सुरुत्रा समझ जाता है कि यह लड़ाई सामान्य नहीं है, क्योंकि चार्ली उसका सामना कर रहा है और उसे उसके विपरीत तत्व से पीछे धकेल रहा है। और चार्ली, जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है, वह विशालकाय की तलवार को दूर फेंक देता है, जिससे उसकी बर्फ की आभा पूरे इलाके को ढक लेती है। चार्ली यही नहीं रुकता। वह उस मौके का फायदा उठाता है जो उसने अभी बनाया है और विशालकाय के ऊपर कूद जाता है और दानव के पसली पर एक सटीक वार करता है। और अब पहली बार विशालकाय दानव को दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, एक साधारण इंसान ने मेरी हानि करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे चीर फाड़ दूंगा। वहीं चार्ल्स, जो पूरी तरह युद्ध पर केंद्रित है, पलक भी नहीं झपकाता, क्योंकि अब जब उसने देख लिया कि वह अग्नि दानव को काट सकता है तो उसे यकीन है कि वह उसे मार सकता है। और दानव, जो न तो मूर्ख है न ही कुछ कम, अब जब उसके पास नजदीकी लड़ाई का विकल्प नहीं है तो वह जादू का सहारा लेता है और एक बहुत शक्तिशाली अग्नि जादू करने लगता है। चार्ली ये देखता है तो कहता है, ये तो बहुत बुरा है, अब तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे किसी भी तरह से इससे बचना ही होगा।
मुझे मारा नहीं जा सकता। और लड़ाई की शुरुआत से ही चार्ली ने अपनी हैक वाली नजरें बंद नहीं की थीं और अब उसकी आंखें दिखाने लगी हैं कि दानव जो आग के गोले फेंक रहा है वे किस रास्ते से जाएंगे। और उस दानव का हर आग का गोला पहले से ही उस मशहूर बोला दे फोगो गाने के जादू के साथ आता है, जो सबको मार देता है, धड़ाम फटाक अलविदा, और फिर आग का गोला छोड़ता है। और श्रुतरा जब वह आग का गोला जादू छोड़ता है तो उसे लगता है कि उसने आखिरकार प्रोटा को मार ही डाला, क्योंकि उससे ऐसी ज्वाला और गर्मी का विस्फोट हुआ जो किसी भी जीवित प्राणी को नष्ट कर सकता था। 2 सेकंड बाद हम देखते हैं कि स्टील आर्ट की तलवार अपनी बर्फीली आभा छोड़ रही है और प्रोटा मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह उस स्थिति से बच सकता है। लेकिन सच में जो ट्रिक्स वह इस्तेमाल कर रहा है वे बहुत ही जबरदस्त हैं और पूरे शरीर में आग भरकर वह 2 और बर्फ के क्रिस्टल इस्तेमाल करता है। और फिर हैरानी की बात है, न जाने कहां से वह एक और बर्फ का क्रिस्टल इस्तेमाल करता है। प्रोटा अपनी तेज सोच के साथ जानता है कि उसका शरीर ज्यादा देर तक उस बर्फीली आभा को सहन नहीं कर पाएगा। इसी बीच विशाल राक्षस श्रीमान प्रोटा पर एक और तलवार का वार करने की तैयारी करता है। चार्ली मर्तल या बहादुर जानता है कि उसे यह सब कुछ जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा। इस बार वह श्रुतरा के हमले को नहीं रोकता, बल्कि सिर्फ बचता है ताकि पलटवार की तैयारी कर सके। अब चार्ली पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, क्योंकि वह मना बचाने का कोई इरादा नहीं रखता, और इसी के साथ वह अपनी तलवार बदलता है, अपनी आर्केन तलवार इन्वेंट्री से निकालता है और उसमें जबरदस्त आर्केन शक्ति भर देता है। वह एक ही वार में विशालकाय की एक टांग काट देता है और श्रुतरा, जिसे कभी चोट नहीं लगी थी, उसका एक अंग कट जाता है और वह राक्षस घुटनों के बल जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है, क्योंकि पहली बार उसने असली दर्द महसूस किया। वह प्रोटा की ओर नफरत से भरी नजरों से देखता है और कहता है, आप जा रहे हैं। प्रोटा, जिसने हमला शुरू कर दिया था, एक पल के लिए भी नहीं रुकता और विशालकाय देखता है कि प्रोटा ने उसकी दिशा में जादू डाला है और हमें बताया जाता है कि वह एक मना विस्फोट है। कटे हुए पैर वाला विशालकाय, जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, उसके चेहरे पर सीधा मना विस्फोट झेलता है और यह दृश्य उसके लिए बहुत अपमानजनक है, क्योंकि उसकी टांग कटी हुई है और उसे चेहरे पर जादू का वार झेलना पड़ा है। जादू के असर से उसका पूरा चेहरा नीला पड़ गया है, क्योंकि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। लेकिन चार्ल्स को इसकी कोई परवाह नहीं है और अपनी युद्ध पूर्वानुमान क्षमता सक्रिय रखते हुए वह एक भी पल नहीं गंवाता और पूरी ताकत से बॉस की ओर उसकी पीठ की तरफ छलांग लगा देता है। बॉस, जिसकी टांग 2 सेकंड पहले काट दी गई थी और 1 सेकंड पहले उसके चेहरे पर मना का विस्फोट हुआ था, उसे सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता, क्योंकि नायक पहले ही बैक अटैक करने लगा है। चार्ली अपनी हथेली आग के एलिमेंटल राक्षस के ऊपर रखता है और वह राक्षस, जो काफी पीड़ा में है, महसूस करता है कि चार्ली उसकी पीठ पर है, तो वह जानता है कि चार्ली ने बहुत ज्यादा गुस्ताखी कर दी है, क्योंकि वह तो बस एक लड़का है जिसने अभी तक टावर भी नहीं चढ़ा। तब राक्षस कुछ करने का फैसला करता है और श्रुतरा, आग का विशाल एलिमेंटल राक्षस, अपने शरीर का तापमान और भी बढ़ा देता है, जो अब अद्भुत 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आग की लपटें इतनी ज्यादा हैं कि नायक उसे महसूस करने लगता है। हालांकि उसकी बर्फ की विशेषता आग की लपटों का सामना करने लगती है और पायरोगेंसिया का चोगा भी विनाशकारी ज्वालाओं का मुकाबला करता है। और चार्ल्स कहता है कि उसने अपनी सारी ताकत उसकी आग के खिलाफ लगा दी, फिर भी फर्क लगातार बढ़ता जा रहा है और राक्षस तापमान को और भी बढ़ाकर 7-8 हजार डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है। जब बॉस के ऊपर तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो चार्ली को तीव्र गर्मी महसूस होने लगती है और उसकी त्वचा गलने लगती है, जिससे वह श्रुतरा की विनाशकारी ज्वालाओं का सामना करने में असफल होने लगता है और इसी तरह नायक जलने लगता है। उसे जलने की स्थिति मिलती है स्तर 1, जो तुरंत ही बढ़कर स्तर 3 हो जाती है। और अब बॉस द्वारा बुरी तरह जलाए जाने के बाद नायक की अग्नि प्रतिरोधक क्षमता में एक और स्तर की वृद्धि होती है, क्योंकि अब जाकर आग ने उसे पूरी ताकत से प्रभावित किया है। और चार्ली, जो अब आर्को की स्टील की तलवार थामे हुए है, उसमें जादुई शक्ति भरता है ताकि वह राक्षस पर एक और वार कर सके। और वह 15,000 डिग्री सेल्सियस की उस झुलसाने वाली गर्मी में, जो सूरज के बराबर है, चिल्लाता है कि वही जीतने वाला है। वो विशाल राक्षस चार्ली से रुकने को कहता है, क्योंकि उसे पता है कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन चार्ली उसे बात पूरी नहीं करने देता और आर्को की स्टील की तलवार की बर्फीली शक्ति से बॉस की गर्दन पर वार करता है। बॉस मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है और चार्ली अपनी तलवार उसकी गर्दन में फंसी ही रखता है और इसी तरह आग और बर्फ की शक्ति मिलकर तापमान में जबरदस्त विस्फोट कर देती है। उस जबरदस्त वार के बाद आर्को की तलवार इतनी ज्यादा तापमान में बदलाव सहन नहीं कर पाती और टूटने लगती है। और दूसरी ओर बॉस भी नहीं टिक पाया, क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज्यादा बर्फीली शक्ति घुस गई थी। और इसी तरह सिस्टम हमें बताता है कि चार्ली, जो जबरदस्त है, ने ट्यूटोरियल की विनाश को हरा दिया। मुख्य पात्र अभी भी कांपते हुए मुस्कुराने लगता है, क्योंकि आखिरकार वह उस राक्षस को मारने में सफल हो गया और उसकी आर्को की स्टील की तलवार टूटने और उसके हाथ से गायब होने लगती है। और इसी तरह सिस्टम सूचित करता है, आपका स्तर बढ़ गया है। और चार्ली बहुत संतुष्टि के साथ चिल्लाता है कि वह सच में सुरुत्रा को हरा सका, जो सुरत्रा का 166वां पुत्र था, अग्नि का दानव और विशालकाय तत्वात्मा। चार्ली ऊपर देखता है उन देवताओं और अन्य दिव्य प्राणियों को याद करते हुए जो अंत में टावर की लड़ाई में उसके साथ थे। वह सोचता है कि यह सब पागलपन था, यह एक लंबी यात्रा की शुरुआत है। इसी तरह सिस्टम सूचित करता है, आपका स्तर बढ़ गया है और फिर से बढ़ गया है। यहाँ क्योंकि मैं यूट्यूब पर गाली नहीं दे सकता और मुझे गाली देना पसंद भी नहीं है, मैंने छोड़ दिया कि आप खुद पढ़ लें कि चार्ली ने क्या कहा। उसने कहा, ये एक यात्रा होने वाली है, बाकी जानते हैं। चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें। इस सीरीज के पहले वीडियो में मैंने लाइक नहीं मांगा था और सभी वीडियो में से उसी वीडियो पे मुझे सबसे कम लाइक मिले, तो कृपया अपना लाइक जरूर दें, क्योंकि ये सब करना बहुत बहुत मेहनत का काम है। इसके बाद जब मैंने बहुत कुछ बोल लिया तो सिस्टम ने सूचना दी कि चार्ली ने एक अकल्पनीय उपलब्धि हासिल की है, तो किसी असंभव चीज की उपलब्धि के कारण उसे मिलने वाला इनाम का हिसाब किताब टाल दिया जाएगा। उस लड़ाई के बाद चार्ली थोड़ी देर के लिए झपकी लेता है, क्योंकि वह बहुत थक गया था और अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि उसने वह
लड़ाई जीत ली, वह अगले कदम के लिए खुद को तैयार करता है। वह बैठता है, हल्का सांस लेता है और सोचता है कि अगर पहला कदम इतना मुश्किल था तो दूसरा कितना कठिन होगा। उसे एक बात का यकीन है, वह पहले से ज्यादा मजबूत होगा। जब वह अपने हाथों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि उन पर जलन अभी भी ताजा है, तो उसे लगता है कि वह ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रहा होगा। चार्ली यह भी महसूस करता है कि उसके शरीर पर बर्फ है और उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। वह लड़ाई के पलों को याद करता है क्योंकि उसे लगा था कि वह मर जाएगा। उसने सिर्फ ग्रे आंखें पाने के लिए अविश्वसनीय चीजें झेली हैं। तो अब शिकायत करना बंद करने का समय है क्योंकि ट्यूटोरियल अभी खत्म नहीं हुआ है और उसे पता है कि उसके सामने लंबा रास्ता है। इसी तरह चार्ली गिरे शव के पास जाता है, राक्षस को गौर से देखता है और महसूस करता है कि बिना ज्वाला के वह भद्दा दिखता है, लेकिन उसे पता है कि यह कोई सामान्य राक्षस नहीं है। चार्ली शव खोलता है, उसे पता है इसके अंदर हमेशा सामान होता है। सबसे अच्छी बात, क्योंकि यह सरुत्रा का शव है, इसके अंदर कोई अच्छा आइटम होगा। थोड़ी देर बाद उसे चमकती चीज दिखती है और वह जानता है वही चीज है, उसने उसे ढूंढ लिया और हमें एक बहुत ही सुंदर लाल रंग का रत्न दिखाया जाता है। सिस्टम हमें बताता है कि वह विशालकाय का दिल है। वह दिल एलिक्सिर के रूप में वर्गीकृत है और उसमें एक विशालकाय की शक्ति है और उसमें अपार मात्रा में मना है। उस आइटम को अपने हाथ में लेकर वह उसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत उत्साहित हो जाता है। हालांकि अगर वह उस समय उसे खा लेता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा क्योंकि उसका शरीर अभी इतना मजबूत नहीं है। चार्ली जानता है कि उस आइटम को खाने के बाद उसके शरीर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जीवन शक्ति को बहुत बढ़ाना होगा और तभी वह उस आइटम का सेवन कर सकेगा। अचानक कोई चार्ली के विचारों को बाधित करता है और कहता है, अरे मैं यहाँ हूँ, तुम्हें ये पता है? क्या तुमने सब कर लिया है जो तुम्हें करना था या मुझे और इंतजार करना पड़ेगा? चार्ली उस आइटम को इन्वेंट्री में रखता है और कहता है, अरे फिर आ गए, मैंने सोचा था कोई नौकर आएगा। और एडमिनिस्ट्रेटर अब थोड़ा चिढ़ गया है और कहता है, हाय हाय, पता नहीं क्यों हमेशा तुम्हें ही ये सब करना पड़ता है। और चार्ली राक्षस की लाश के ऊपर से कूदते हुए कहता है कि उसके सामने अभी लंबा रास्ता है और एडमिनिस्ट्रेटर मुस्कुराने लगता है और कहता है, हाँ, ट्यूटोरियल का संतुलन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारी वजह से मुझे परेशान कर रहे थे। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तुमने पहले ट्यूटोरियल में ज़ॉम्बीज को अकेले ही हरा दिया, दूसरे ट्यूटोरियल में मिसेस केंचुआ को मार डाला और अब तीसरे की तबाही भी खत्म कर दी। चिंताएं और बस चिंताएं, यही सब तुम मुझे देते हो। और एडमिनिस्ट्रेटर चार्ली को बताता है कि उसे अंतिम क्षेत्र में ले जाया जाएगा क्योंकि चौथा ट्यूटोरियल कुछ समय पहले ही शुरू हो चुका है और अब खत्म होने के करीब है। और चार्ली कहता है, सच में आखिरी वाला? क्यों, चौथा ट्यूटोरियल खत्म होने में कितना समय बाकी है? और एडमिनिस्ट्रेटर कहता है, 4 घंटे बाकी हैं। हे लड़के, 4 घंटे तो काफी से भी ज्यादा हैं। मुझे वहां ले चलो, मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। और एडमिनिस्ट्रेटर कहता है, हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। ठीक है, मुझे अपना हाथ दो। और प्रोटा का हाथ दबाते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बताता है कि उसने बाकी एडमिनिस्ट्रेटरों के साथ इस बात पर बहस की थी कि उसे उसके किए गए काम के लिए किस तरह का इनाम दिया जाए, और इस पर काफी बहस हुई थी, लेकिन अब मिल गया है। और चार्ल्स को 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं और अब उसे एक बहुत बहुत अच्छी क्षमता मिलती है, स्वर्ग का मारक तारा। और शुरू में ही उसे सभी गुणों में 3-3 अंक और मिल जाते हैं, जैसे उसने 3 स्तर ऊपर चढ़ लिए हों। और चार्ल्स वहीं खड़ा सोचने लगता है, अरे आकाश की घातक तारा, कभी इस क्षमता के बारे में सुना ही नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वह सारी क्षमताओं को जानता है, लेकिन यह पहली बार है जब उसने इसके बारे में सुना है। ये क्षमता एक रैंक A+ क्षमता है और वह जानता है कि इस तरह की क्षमता उसे ट्यूटोरियल में नहीं मिल सकती। और हमें बताया जाता है कि यह क्षमता बढ़ सकती है, उसे बस करना यह है कि दुश्मनों को मारना है। जितना मजबूत दुश्मन उतना बड़ा बदलाव। और यह क्षमता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसके गुण भी बढ़ते जाएंगे, तो ये उसकी सबसे जबरदस्त क्षमताओं में से एक है। क्योंकि अगर कोई भी अधिकतम स्तर 99 तक पहुंच सकता है तो इस क्षमता से वह उससे ज्यादा गुण हासिल कर सकता है। और फिर चार्ली उस क्षमता को पढ़ता है, वही जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ा था कि ये रैंक A+ क्षमता है जो स्तर बढ़ा सकती है, और ये अभी पूरी नहीं हुई है। ये एक क्षमता है जो प्रोटोगोनिस्ट के गुणों को प्रभावित करती है। प्रशासक प्रोटोगोनिस्ट से पूछता है कि क्या उसे और कुछ चाहिए, क्योंकि वह इनाम पा चुका है। प्रोटोगोनिस्ट एक निम्न श्रेणी की स्कारलेट औषधि की गोली मांगता है। प्रशासक, जो गुस्से में है, कहता है, हाँ है ना, लगता है यह तुम्हारे लिए बस खाने के पैसे जितना है ना। और इसी तरह प्रोटोगोनिस्ट को एक गोली मिलती है जो उसे पूरी तरह ठीक कर सकती है। प्रोटोगोनिस्ट 30 के बारे में सोचता रहता है। मुझे लगता है वह लेवल 30 पर है। उसे पता है कि 5वां ट्यूटोरियल समय के खिलाफ लड़ाई है, तो उसे पता है कि उसे शायद ही आराम मिलेगा, लेकिन वह अपने दोस्तों और किए वादों को याद करता है। पूरी मानवता उस पर निर्भर है। चार्ली आंखें खोलता है और महसूस करता है कि उसके चारों ओर की दुनिया विकृत हो रही है। ये शुरू हो चुका है, वहां की चीजें गायब होंगी। उस जगह से निकलती ऊर्जा प्रोटा को सोखने लगती है ताकि उसे टेलीपोर्ट किया जा सके। वह शक्ति जो पूरे स्थान को बनाए रखे थी हटा ली जाती है और चार्ली वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। समय बीतता है और अंतिम ट्यूटोरियल 5वां ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है। चार्ली आखिरकार उस जगह पर पहुंचता है जो आखिरी ट्यूटोरियल है, और हम देखते हैं कि वह इतना थका हुआ नहीं है क्योंकि गोली ने अपना काम किया और उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। बाकी सभी खिलाड़ी पहले से ही उस जगह पर मौजूद हैं और चार्ली अपने पायरोमैंसी के चोगे के साथ प्रभावशाली अंदाज में पहुंचता है। एक अजनबी समुद्र की खुशबू महसूस करने लगता है और दूसरे से पूछता है कि क्या उसे पता है कि वे जिस जगह पर हैं वह कहाँ है। और 5वें ट्यूटोरियल ने कई दुनियाओं के लोगों को इकट्ठा किया है और वे सभी 5वें ट्यूटोरियल के लिए एकत्र हुए हैं। और इसी तरह टॉवर अंतिम ट्यूटोरियल शुरू करता है और इसका एक नाम है। अंतिम ट्यूटोरियल का नाम यूनाइटेड वर्ल्ड है। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या वाकई ट्यूटोरियल खत्म हो गया? चालाक लड़का बोलता है, अरे नहीं यार, ये तो बस ट्यूटोरियल है, भूल गया, ये तो सिर्फ एक ट्यूटोरियल है। असल में जो महत्वपूर्ण है वह तो इसके बाद आएगा, तो चुप रहो। सिस्टम हमें सूचित करता है कि बर्रागांडा द्वीप धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है और सिस्टम यह भी बताता है कि उस डूबती हुई द्वीप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, द्वीप के शीर्ष पर मौजूद बॉस को मारना। और लगता है कि यह बॉस एक रेड बॉस है जिसे हराने के लिए टीम की जरूरत होगी। तो हर किसी को बॉस को हराने में अपनी भागीदारी के अनुसार अंक मिलेंगे, जो शायद काफी आसान रेड होगी क्योंकि उन्हें जो समय दिया गया है वह केवल 30 दिन है।
वाह, घंटों की जगह दिनों की रेड, और टाइमर शुरू होने ही वाला है। रेड खत्म होने तक 720 घंटे बाकी हैं। सभी खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे एक महीने की रेड की उम्मीद नहीं कर रहे थे। प्रोटोगोनिस्ट सोचता है कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान हैं क्योंकि बाकी ट्यूटोरियल्स 1 घंटे से लेकर 4 दिन तक के थे, लेकिन ये 30 दिन वाला ट्यूटोरियल वाकई बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन दूसरी ओर इसका मतलब है कि बॉस बहुत कठिन है जिसे हराने में उन्हें 1 महीना लगेगा। प्रोटोगोनिस्ट को पूरा यकीन है बॉस जरूर ताकतवर होगा। वह देखता है कि कुछ एक्स्ट्रा किरदारों को पहले ही समझ आ गया है कि यह रेड बहुत अजीब। एक्स्ट्रा किरदार के दिमाग में एक आइडिया आता है क्योंकि उसे पता है कि यह मुश्किल होने वाला है और वह सुझाव देता है क्योंकि सभी लोग यहाँ हैं, क्यों ना वे एक टीम बना लें। कई लोग सहमत होने लगते हैं और इस तरह वे टीम बनाना शुरू कर देते हैं। जिसने आइडिया दिया वह किरदार परिचय देने को कहता है, लेकिन उस जगह जो हुड पहने था वही था जिसने मना कर दिया। वह अपना परिचय नहीं देगा और वह सबकी ओर देखकर कहता है, अरे किसने कहा कि हम साथी नहीं हैं? क्योंकि एक साथी वह होता है जिस पर आप अपनी पीठ का भरोसा कर सकें और वह व्यक्ति आपको किसी भी दुश्मन से बचाएगा। तो मैं तुम सबको जानूंगा लेकिन अपने तरीके से, कोई परिचय विचय नहीं। और हुड वाला कहता है, देखो साफ पता चलता है कि तुम में से कुछ लोग इसके लायक नहीं हो। बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं। प्रोटोगोनिस्ट यह सुनकर तुरंत समझ जाता है कि कौन बोल रहा है। वह सोचता है कि वह आदमी भी यहाँ है। एक्स्ट्रा किरदार को फर्क नहीं पड़ता, उसे हुड वाले का घमंड पसंद नहीं आता और वह उस पर टूट पड़ता है। और सुनहरी आंखों और सुनहरे बालों वाला हुडधारी अपने शरीर से बिजली की चिंगारियां छोड़ने लगता है और सबसे पहली चीज जो वह करता है वह एक एरिया अटैक मारता है जिससे उसके आसपास मौजूद सभी लोग घायल और बेअसर हो जाते हैं। जो लोग उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े थे वे बिजली की ताकत से बहुत दूर जा गिरते हैं और वहीं गिर पड़ते हैं क्योंकि वार बहुत जोरदार था। हुडधारी गुस्से में अपना हुड उतारता है और कहता है कि वे सब सिर्फ घमंडी कीड़े हैं और हमें बताया जाता है कि यह किरदार कौन है। वह है हार्गन, जिसने खुद को ओलिंप का उत्तराधिकारी और ज्यूस का वंशज घोषित किया है। जो लोग प्रभावित नहीं हुए वे उसे पागल कहने लगते हैं और कुछ लोग आपस में पूछते हैं कि क्या उसने जो किया वह कोई खास शक्ति थी। मुख्य किरदार सोचता है कि वह व्यक्ति इस ट्यूटोरियल में बहुत शक्तिशाली है, शायद इसी वजह से उसने टॉवर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चार्ल्स को पूरा यकीन है कि यह एक शुद्ध रक्त का शक्ति है और हमें बताया जाता है कि जिन्हें शुद्ध रक्त कहा जाता है वे वही लोग हैं जो टॉवर में जन्म लेते हैं, वहीं बड़े होते हैं और फिर उसे चढ़ने का फैसला करते हैं। और ये लोग अपने जन्म से ही टॉवर के रहस्यों का अनुभव करते हैं, इसलिए ये लोग बाकी प्रतिभागियों की तुलना में कहीं ऊंचे स्तर पर होते हैं। और इसी तरह चार्ली निष्कर्ष निकालता है कि यह खेल न्याय संगत नहीं है क्योंकि शुद्ध रक्तों के पास ज्यादा शक्ति और बढ़त है। चार्ल्स को याद आता है यही योद्धा हार्गन था जिसने 5वें ट्यूटोरियल में सबसे अधिक योगदान दिया था। चार्ल्स, क्योंकि उसके कुछ और उद्देश्य हैं, हार्गन से उलझना नहीं चाहता। उसे शोरगुल करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, लेकिन किसी ने देख लिया कि प्रोटा वहां पीछे खड़ा है और कुछ नहीं कर रहा और बोला, अरे तुम। हार्गन चार्ल्स के पास आता है और कहता है, क्या बात है तुम्हारे साथ? और चार्ल्स जो गुस्सैल प्रोटा है बोला, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? चार्ल्स सोचने लगता है कि वह कब उसके पास आ गया और उसे उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। जब उसने देखा तो वह पहले से ही उसके साथ खड़ा था और हार्गन प्रोटा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। वह प्रोटा की ओर उंगली दिखाकर पूछता है, क्या वह पायरोमैंसी का चोगा नहीं है? वह चार्ल्स से कहता है कि यह वह आइटम नहीं है जो उसे ट्यूटोरियल में मिलना चाहिए था क्योंकि इसे खरीदने के लिए बहुत पॉइंट्स चाहिए। वह चार्ली से पूछता है कि उसने यह चोगा कैसे लिया। चार्ल्स उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैंने इसे पॉइंट्स से खरीदा। और क्या? और हार्गन तो हैरान होकर बोल ही नहीं पाता। क्या? एक बिंदु। वह सोचने लगता है कि उसने वह चीज कैसे खरीदी क्योंकि वह चोगा बहुत महंगा है। और फिर वह प्रोटा का स्तर लेवल पूछता है तो चार्ल्स उससे कहता है कि दूसरों का स्तर पूछना बदतमीजी है। तभी हार्गन को एहसास होता है कि वह कुछ ज्यादा ही सीधा हो गया था और वह कहता है कि चार्ल्स गलत नहीं है ऐसा कहने में। और वह कहता है कि उसने यह सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि ट्यूटोरियल में लोग आमतौर पर एक दूसरे से स्तर पूछते हैं, लेकिन उसे पता है कि वह गलत है और वह प्रोटा से कहता है कि अब वह ऐसे सवाल नहीं पूछेगा। और हार्गन चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या प्रोटा उसके साथ एक टीम बनाना चाहेगा? और प्रोटा जो बहुत आत्मविश्वासी है कहता है कि नहीं, वह ठीक है, वह अकेले ही रहेगा। और हार्गन, जिसे कभी किसी ने ठुकराया नहीं था, मूर्ख सा चेहरा बना लेता है और जब वह प्रोटा को दूर जाते देखता है तो कहता है, अरे रुको, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। और चार्ली कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ठीक है बोला और चला गया। और ज्यूस का वह बिगड़ा हुआ बेटा गुस्से से भर जाता है और उसे फल का बेटा कहकर बुलाता है। अपने शरीर में एक ऊर्जा संचित करने लगता है। ये साफ है कि वह हमला करने की तैयारी कर रहा है। वह तेजी से प्रोटा की ओर दौड़ता है, उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई। थोड़ी आगे कुछ राक्षस हार्गन के सामने बैठ जाते हैं और वह आसानी से उन सभी को हरा देता है। राक्षस बीच से 2 टुकड़ों में बंट जाता है जिससे केचप सा बहने लगता है। हार्गन को कोई नहीं रोक सकता और वह कुछ ही सेकंड में इन राक्षसों में से कई को मार देता है। हालांकि वह प्रोटा के पास तक भी नहीं पहुंच पाता। वह सोचता है कि वह कमीना इतना तेज कैसे है। जैसे ही वह निकला वह उसके पीछे गया और फिर भी उसे पकड़ नहीं पाया। और हार्गन को लगता है कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रोटा ने कोई भी गति बढ़ाने वाली क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया था। वह उसकी सामान्य गति है। और हार्गन सोचता रहता है कि प्रोटा के गुण कितने ऊंचे होंगे और कैसे उसने कभी उस आदमी के बारे में नहीं सुना। वह सोचता है कि कहीं वह शुद्ध रक्त तो नहीं है क्योंकि वह बहुत ताकतवर है और उसके पैर भी बहुत तेज हैं। वह सोचता है कि क्या प्रोटा अल्फ्राडो से है या शायद वह मार्शल साम्राज्य का कोई विशेषज्ञ है, लेकिन इतनी तेजी से दौड़ने के लिए शायद वह एरिक का वंशज भी हो सकता है।
और यह सोचकर हार्गन बहुत संतुष्ट हुआ क्योंकि उसे लगा था कि वह ट्यूटोरियल हमेशा उबाऊ ही रहेगा। लेकिन अब जब उसने प्रोटा से मुलाकात की है तो चीजें दिलचस्प होने लगी हैं। दृश्य बहुत आगे बहुत बहुत आगे बदल जाता है और प्रोटा एक पेड़ की डाल पर बैठा है, चारों ओर देख रहा है और अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर रहा है। उसे एहसास होता है कि वह हार्गन को अब देख नहीं पा रहा है क्योंकि उस इलाके में अब कोई नहीं है। और चार्ल्स हार्गन से बहुत प्रभावित होता है क्योंकि भले ही उसकी विशेषता गति नहीं बल्कि शुद्ध ताकत है, फिर भी वह बहुत तेज है। और चार्ल्स उस बड़े पेड़ से कूद जाता है क्योंकि वहां आसपास कुछ भी नहीं है और कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। और वह प्रशासक के शब्दों के बारे में सोचता रहता है जब उसने कहा था कि ट्यूटोरियल का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। अब उसे पता चल गया है कि क्यों। ये सिर्फ उसकी वजह से नहीं था, ये इसलिए भी था क्योंकि जिसे आर्बोर कहा गया है वह दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली है। प्रोटा आगे देखता है क्योंकि वह उस छुपने की जगह पहुंच गया है जहां वह जाना चाहता था और यह सब पीछे छोड़ते हुए कहता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए वह बस फर्श पर केचप डालने पर ध्यान देगा। तभी सिस्टम संदेश आता है कि उसने एक ग्नोल को हरा दिया है और आकाशीय तारा संहारक की पूर्णता दर 0.001% बढ़ गई है, लगभग कुछ भी नहीं। और चार्ल्स बेरहमी से कई कई ग्नोल्स को मारता रहता है। दर्जनों को काटने के बाद उसे एहसास होता है कि जितनों को भी मारता है हर एक पर 0.001% बढ़ता है और 10 को मारने के बाद वह देखता है कि 0.1 बढ़ा है। इसमें बहुत समय लगेगा। चार्ली डर को झुठलाता है। वह कहता है कि दर्जनों मारे और पूर्णता दर मुश्किल से 0.01 तक पहुंची। उसे पता है कि इस क्षमता को विकसित करने के लिए उसे इससे ज्यादा ताकतवर राक्षसों को मारना होगा। जमीन पर चारों ओर केचप फैला है और ग्नोल्स हमेशा के लिए आराम कर रहे हैं। चार्ल्स अपने इन्वेंट्री से बिना गंध वाली कुछ शीशियां निकालता है और उन्हें हवा में फैलाना शुरू कर देता है क्योंकि उसका उद्देश्य वहां शिकार करना नहीं है। उसके शरीर ने सौरुफाई के साथ हुई लड़ाई से काफी रिकवरी कर ली है और उसके शरीर के चारों ओर जो बर्फ की आभा थी वह पूरी तरह गायब हो गई है और अब वह इसके लिए पूरी तरह तैयार है। इन्वेंट्री खोलते हुए वह उसे बाहर निकालता है क्योंकि यही इसका इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा समय है। सिस्टम हमें बताता है कि वह चीज दैत्यों का दिल है। और चार्ल्स को याद आता है कि हरक्यूलिस ने उससे बात की थी। उसने कहा था कि वह जो समझाने जा रहा है उस पर बहुत ध्यान दे। उसने कहा था कि दैत्यों का दिल खाना जरूरी है। उसने यह भी कहा था कि प्रोटा को यह ट्यूटोरियल खत्म होने से पहले करना होगा। और इसी तरह चार्ल्स एक कॉर लेता है और उसका एक टुकड़ा खा लेता है ना। उसे सब कुछ खाना था लेकिन उसके मुंह से थोड़ा सा बाहर भी निकल रहा है। ठीक है, उसने सब कुछ खा लिया। तुरंत ही वह अपने दिल में एक बदलाव महसूस करता है और उसकी नसें पूरी तरह से बदलने लगती हैं और सिस्टम यह सूचना देता है कि उसे दैत्यों और राक्षसों की जीवन ऊर्जा मिल गई है। इसके बाद दैत्यों का खून और राक्षस का खून प्रोटा के शरीर में प्रवेश करने लगता है और चार्ल्स को असहनीय दर्द महसूस होने लगता है। इसी तरह चार्ल्स के भीतर मानव, दैत्य और राक्षस के खून के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। ऊपर से वह पत्थर बहुत गर्म है और चार्ल्स अंदर से पकने लगता है। और सबसे बुरी बात यह है कि क्योंकि आग उसके शरीर के अंदर है, पायरोमैंसी का चोगा उसे रोक नहीं पाता। चार्ली की किस्मत यह है कि उसकी आंखें स्लेटी हैं और उसकी आंखें दैत्य की ज्वालाओं का विरोध करने लगती हैं। चार्ल्स देखता है कि उसकी हड्डियां और मांसपेशियां बहुत कांप रही हैं। लगता है उसका खून उल्टी दिशा में बह रहा है। इतनी पीड़ा वह महसूस कर रहा है। कुछ समय बाद स्लेटी आंखें दैत्य की ज्वालाओं का विरोध करने में असफल हो जाती है। चार्ल्स जानता है कि कोई और तरीका नहीं है। वह जो दर्द महसूस कर रहा है उसके कम होने का कोई तरीका नहीं है। तो उसे जो करना है वह बस सहना है। इस दर्द को सहने के लिए मानसिक शक्ति बहुत बड़ी होनी चाहिए। चार्ली जानता है कि वह पल अनोखा है, इसलिए उसे जितना हो सके उतना आत्मसात करना है और वह हरक्यूलिस को याद करने लगता है। हरक्यूलिस समझाता है कि दैत्यों का खून कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आमतौर पर कोई खुद को ढकता है या खाता है। अगर कोई व्यक्ति उस पत्थर को ट्यूटोरियल के दौरान खा लेता है तो वह मूल रूप से आत्महत्या कर रहा है और यही चार्ली ने किया। और उसे याद आता है कि हरक्यूलिस उससे कह रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ग्रे आंखें हासिल करनी ही होंगी। उनके बिना तुम दैत्यों के दिल का सामना नहीं कर पाओगे और मर जाओगे। और हरक्यूलिस उससे कहता है, अगर तुम ग्रे आंखें हासिल नहीं कर सकते तो दिल को छोड़ ही दो। चार्ली जानता है कि उसके पास सिर्फ एक ही मौका होगा, इसलिए वह इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा क्योंकि उसने पहले ही ग्रे आंखें हासिल कर ली हैं और अब उसे बस दैत्यों के दिल को पूरी तरह से अवशोषित करना है। और इसी के साथ एक और हैक शुरू हो जाता है। जबकि चार्ल्स असहनीय दर्द से गुजर रहा है, उसकी ताकत और जीवन शक्ति बढ़ने लगती है। वह सोचता है कि कितना समय बीत चुका है क्योंकि उसे लगता है जैसे वह वहां अनंत काल से पीड़ा झेल रहा है। आगे चलकर उसे मिलने वाले अंकों की मात्रा कम होने लगती है। चार्ल्स एक चीज का इंतजार कर रहा है क्योंकि उसने कहा था कि थोड़ी देर में वह चीज आ जानी चाहिए जिसका वह इंतजार कर रहा है। और सिस्टम बताता है कि ग्रे आंखें और दैत्यों की ज्वालाएं टकरा रही हैं और चार्ल्स ग्रे आंखों से दैत्यों की ज्वालाओं को नियंत्रित करने में सक्षम है। सिस्टम हमें बताता है कि गुप्त टुकड़े की शर्तें पूरी करने के बाद चार्ल्स को एक और क्षमता मिली है, कोलोसल फायर, विशाल अग्नि। वह बहुत दर्द महसूस कर रहा है, हिचकिचाता है और सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये वही नहीं था जिसका वह इंतजार कर रहा था। इतनी पीड़ा में दांत भींच लेता है और खुद से पूछता है, कोलोसल फायर, विशाल अग्नि क्या है? उसने कभी इसके बारे में सुना नहीं। जिस क्षमता का वह इंतजार कर रहा था वह कुछ और थी, लेकिन वह सामने नहीं आई। चार्ल्स इतनी पीड़ा में जमीन पर लौटने लगता है जैसे पागल हो जाएगा क्योंकि उसे बहुत समय से दर्द हो रहा था।